वेलकम बैक टू माय चैनल एजी केम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ली चैटेरियस प्रिंसिपल। देखा जाए तो ये स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने देखा है कि जब स्कूल लाइफ में था तो बच्चे इसको रटते थे, तो रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, फिर आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले देखते हैं ली चैटेरियस प्रिंसिपल क्या कहता है। ये कहता है अगर कोई हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम वहां पे टेम्परेचर चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा। अरे भैया, अगर तुम किसी भी इक्विलिब्रियम पे अगर कुछ भी गड़बड़ी करते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो घटाते हो तो उसको अपना इक्विलिब्रियम पे तो आना पड़ेगा ना। मैंने आपको कल ही बताया था। तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है, इस तरीके से वो अपने आप को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को ले जाता है ताकि वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले दोबारा। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके कि क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का जब हम चेंज करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो कि मैं हमेशा लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन लिखते हैं, फेज लिखते रहिएगा, बैलेंस करते रहिएगा, बार बार बता रहा हूं। चलिए अब मान लो अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सपोज कीजिए आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ा रहे हो। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो मैंने अभी बताया है कि वो अपनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगा ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन हो जाए। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कब कम होगी? जब हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ले जाए। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए तो वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ले जाएगा ताकि फिर से वो अपनी इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया ना जब तुम यहाँ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे। तो हम एक चीज लिख सकते हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को चला जाएगा। चलिए इक्वेशन की हेल्प से बताता हूं। जब हम QC लिखते हैं इसका, तो आप देखिए इक्वेशन समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब है हमें। सपोज कीजिए अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हो तो QC तो अपना कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब QC कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाना चाहेगा ताकि वो KC के इक्वल हो पाए, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे KC के इक्वल हो पाए। और ये अपने आप को बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ज्यादा अमोनिया बनेगी तो QC भी तो बढ़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को चला जाएगा। एक ये केस होता है, और एक और होता है अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना चाहते हैं तो तुम अमोनिया को लिक्विफाई करके बाहर निकाल लो। अमोनिया को जब तुम रिएक्शन चैम्बर से बाहर निकाल लोगे तब भी हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वो मेंटेन करने के लिए रिएक्शन को इस तरीके से ले जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने, और ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को चलता रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों ही कंडीशन में हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा। ठीक उसी तरीके से आप देख लीजिए, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को ले जाना चाहते हैं तो आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दीजिए तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये बात होती है कॉन्सेंट्रेशन की। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, इसी रिएक्शन पे समझेंगे। मैं जितनी भी आपको बताऊंगा, जितने भी इफेक्ट बताऊंगा, इसी रिएक्शन पे बताऊंगा। एक ही इक्वेशन पे बताने से, एक ही रिएक्शन पे बताने से ज्यादा क्लियर समझ में आता है, इसीलिए मैं इसी रिएक्शन पे बताता हूं। चलिए टेम्परेचर का इफेक्ट जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे भैया 10th में तो पढ़ के आ ही चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहां पे हीट
बाहर निकले, डेल्टा एच मतलब हमारा नेगेटिव हो। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा होता है जहां डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव हो, हीट हमें देनी पड़े, बाहर से सप्लाई करनी पड़े रिएक्शन को। तो मैं बता देता हूं, अमोनिया जो बनता है ये हमारा डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सपोज कीजिए अगर ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये तो हमारा एंडोथर्मिक होगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे। अगर ये एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट हो रही है अमोनिया के बनने से, तो अगर हम इस रिएक्शन को अगर इधर लेके जाए तो ये एंडोथर्मिक होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर सपोज करो, चलो हम टेम्परेचर कम करते हैं, अगर टेम्परेचर इसका लो करते हैं हम, तो वो अपने आप का टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा, और टेम्परेचर तो तभी बढ़ेगा ना जब रिएक्शन इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर वो बढ़ाना चाहेगा, और टेम्परेचर तो तभी बढ़ेगा जब हमारा रिएक्शन इधर को शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर लो करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन टेंड करता है। टेम्परेचर तुम हाई कर दो, अगर टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम करना चाहेगा, और टेम्परेचर तभी कम होगा जब तुम्हारा वो हीट लेके N2 और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करे। तो टेम्परेचर हाई करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन टेंड कर जाएगा। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए, टेम्परेचर को अगर लो कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा रिएक्शन किधर को टेंड कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू तरफ टेंड करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर लो करने पे तुम्हारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा, और टेम्परेचर हाई करने से तुम्हारा रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा। पर मैं आप लोग को बोलूंगा, आप लोग इसी कंसेप्ट के थ्रू याद वहां पे समझिएगा, क्योंकि ये याद नहीं रहता टेम्परेचर लो करने से एक्सोथर्मिक की तरफ चला जाता है। बहुत लोग रटते हैं कि टेम्परेचर लो करेंगे तो एक्सोथर्मिक चला जाएगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो एंडोथर्मिक चला जाएगा। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस एक बता दिया कि टेम्परेचर लो करने पे एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा। रिएक्शन को देखिए, कंडीशन को देखिए, फिर अपने आप अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिए कि रिएक्शन हमारा किधर को टेंड करेगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ली चैटेरियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो मैं बताता हूं, जब भी कोई गैस तुम्हारा सॉल्युबल होगा लिक्विड में, वो रिएक्शन हमेशा हमारा एक्सोथर्मिक होगा, हमेशा हीट लिबरेट होगा वहां पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। क्योंकि देखो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा अगर कोई गैस अगर सॉल्युबल होगा, जितनी गैस सॉल्युबल होगी लिक्विड में उतना ही वो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर तो पहले से ही लिबरेट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर लिबरेट हो रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर को कम करना चाहेगा, और टेम्परेचर तो तब कम होगा ना जब गैस सॉल्युबल ही ना हो लिक्विड में। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो डिक्रीज करती है। ये छोटा सा पॉइंट देख के लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वो इन्वर्सली है। अगर टेम्परेचर का करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी घटेगी। वैसे कोई सॉलिड कंपाउंड होता है वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो वहां पर भी यही देखा जाता है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बहुत सारे सॉलिड कंपाउंड जब डिसॉल्व होते हैं लिक्विड में तो वो वहां एक्सोथर्मिक होता है, तो वहां हमारी सॉल्युबिलिटी घटेगी। बट कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होता है जहां पे हीट देनी पड़े सॉल्युबल करवाने के लिए, वहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है हमारे इक्विलिब्रियम पे चेंज करने का। तो फिर से मैं वही इक्वेशन लिखता हूं, चलिए अब देखते हैं। देखिए प्रेशर इफेक्ट तो तभी लगेगा जब हमारा सब्सटेंस यहाँ पे गैसियस फॉर्म में हो। अगर कोई इक्विलिब्रियम अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर यहाँ पे सब कंपाउंड सॉलिड में हो, तो हमारा प्रेशर इफेक्ट वहां पे काम नहीं करता है। तो प्रेशर इफेक्ट होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है
कि हमारा सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। चलिए अगर प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर, तो एक बार बताऊंगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली रिलेशन है Pv इक्वल्स टू nRT, हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर हमारा R तो कांस्टेंट है ही, अगर T अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हमारा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर आपका कोई यहाँ पे कंटेनर है और ये हमारा वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स समझ लो n नंबर ऑफ मोल्स है आपके। अगर प्रेशर को तुम बढ़ाओगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रेशर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इतना सिंपल नहीं है। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। तो सपोज करो आपका इनिशियल ये है, अभी हम कुछ यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, प्रेशर बढ़ाओ बच्चों, प्रेशर यहाँ पे बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो वॉल्यूम तो तुम्हारी घटेगी, वॉल्यूम तुम्हारी घटेगी। सपोज करो यहाँ पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम घट रही है, पर एक चीज गौर करना, नंबर ऑफ मोल्स तो तुम्हारे उतने ही हैं भैया, नंबर ऑफ मोल्स इधर उधर नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी n है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी n है, उड़ के बाहर नहीं निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम हमारा क्या होगा, घटेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी। पहले इतने मोल्स इतने वॉल्यूम में थे, अब उतने ही मोल्स इतने वॉल्यूम में है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया है। तो देखो अब रिएक्शन हमारा किधर को जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो हमें रिएक्शन को उधर लेके जाना होगा जिधर हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटे। अब देखो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स है प्रोडक्ट के। अगर हम रिएक्टेंट की मोल्स की बात करें तो यहाँ पे 4 मोल्स है, 4 मोल्स है यहाँ पे। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम घटता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, तो रिएक्शन उधर को जाएगा जिधर कम मोल्स हो, मतलब अगर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन हमारा चला जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स तो इधर कम है, इधर तो 4 मोल्स है रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के यहाँ पे 2 मोल्स है, तो रिएक्शन हमारा इधर को टेंड करेगा, मतलब फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इस रिएक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता, फॉरवर्ड डायरेक्शन इस रिएक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड कर जाएगा। पर आप लोग ये कंसेप्ट को समझना, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ वो अगर जाएगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन हमारा अटेंड करेगा, उधर की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली वही प्रेशर को अगर आप लोग प्रेशर को अगर घटाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो हमारा मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन टेंड करेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट के थ्रू समझिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं आप लोग, अगर एक बार समझ जाइएगा तो। चलिए ये बात होती है हमारी प्रेशर की। एक चीज मैं और बताता हूं, अगर सपोज कीजिए अगर आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन की भी बात मैं पहले कर चुका हूं, गैसियस में है सब, ठीक है। तो आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे हमारा 2 मोल है, यहाँ पर भी हमारा 2 मोल है रिएक्टेंट का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें प्रेशर घटाओ बढ़ाओ, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा इक्वल है। कई बार पूछ लिया जाता है, 4 रिएक्शन दिए हुए रहते हैं, पूछ लिया जाता है कि किसमें प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भैया वहां पे नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिएगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं वहां पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेशर का वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। अब मैं बता रहा था, जैसे हम अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करते हैं, चलो कैटलिस्ट का भी इफेक्ट देख लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो कैटलिस्ट भी बता देते हैं, भाई कैटलिस्ट नाराज हो जाएगा नहीं बताऊंगा तो कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया है कि कैटलिस्ट का भैया कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट का काम होता है ये रिएक्शन को कम टाइम में अटेंड करवा देता है। कोई भी इक्विलिब्रियम अगर 30 मिनट्स में हो रहा होगा तो वो 15 मिनट्स में हो जाएगा, ये टाइम को कम कर देता है, रिड्यूसेस टाइम, ये टाइम को कम कर देता है। टाइम को कैसे कम करता है, चलिए ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लिया जाता है
कि कैटलिस्ट टाइम को कम कर देता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं बताता हूं कि बहुत लोग तो ये बोल देते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम कर देता है, तो ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। मैं सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बोलिएगा मत कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। जब भी आपसे पूछा जाए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, तो आप ये बोलिएगा कि ये न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है, ये न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। सपोज कीजिए कोई हमारा रिएक्शन है, वो अगर इस पाथवे से अगर प्रोडक्ट को जा रहा होगा, जब हम कैटलिस्ट उसमें डाल देंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है कि हमें न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है, ये वाला जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता है, वो हमारा न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है, एक नया रास्ता दे देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी कम होती है। इतना ही जानना है। तो मैंने बताया कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। अच्छा चलिए देखते हैं, जब अमोनिया का मैं जो हैवर्ट्स प्रोसेस आप लोग को बता रहा हूं, तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड, कंडीशन दी हुई रहती है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है हमारी कब फेवर करेगी। तो कंडीशन दी रहती है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड, कंडीशन दी हुई रहती है। तो मैं आपको बता दिया हूं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लो टेम्परेचर करते हैं, रिएक्शन हमारा इधर को एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर लो करेंगे तो हमारा रिएक्शन इधर को टेंड करेगा, मतलब अमोनिया ज्यादा बनेगा, अमोनिया को फेवर करेगा। और मैंने बताया कि हाई प्रेशर पे अगर बात करते हैं, प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं हम लोग, तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन टेंड करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय कंडीशन पूछ लिया जाता है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात करते हैं। देखो भैया, अगर टेम्परेचर तो यहाँ पे लो कर दिए हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर कर नहीं सकते, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड को टेंड कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को जल्दी प्रमोट कर देता है, रिएक्शन को जल्दी करता है। इसीलिए बिना कैटलिस्ट के ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट, हम लोग आयरन को यूज करते हैं, कुछ प्रमोटर होता है साथ में आयरन के साथ, तो यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। देख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट तो रहता ही है। चलिए ये बात होती है। और एक बात आती है कि अगर हम लोग कोई इनर्ट गैस को अगर ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं। एडिशन ऑफ, लिख लीजिए ये वाला, एडिशन ऑफ 2 कंडीशन में ऐड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस को ऐड किया जाए तो क्या फर्क पड़े। इनर्ट गैस आप लोग जानते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए इसका नाम इनर्ट पड़ा है। तो देखिए, ये 2 कंडीशन में ऐड होती है, या तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो, या आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूं, चलिए पहले हम लोग देखेंगे ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ऐड हो तो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखो, इनर्ट गैस क्या होता है, जो कि रिएक्ट ना करे बिल्कुल भी, ठीक है। तो इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करे, इनर्ट गैस को डाल दिए हैं। तो देखो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनर्ट गैस को डालने के बाद क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ेगा। पर यहाँ जो प्रेशर बढ़ता है वो टोटल प्रेशर बढ़ता है, कंटेनर का टोटल प्रेशर बढ़ता है। पार्शियल प्रेशर जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, भैया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब एडिशन करो इनर्ट गैस का, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है। देखो, इनर्ट गैस रिएक्ट तो नहीं करता, पर इसका कुछ वॉल्यूम तो होगा। अगर सपोज करो ये पूरा कंटेनर है, यहाँ पे अगर हम लोग कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, अगर इसमें इनर्ट गैस अगर डाल दो तो भैया कुछ वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर लिया ना यहाँ का। तो अगर इनर्ट गैस को तुम अगर डाल दोगे यहाँ पे, चलो एक रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। अब इस पे मैं बता रहा हूँ, सपोज करो इस पे अगर हम लोग इनर्ट गैस को डाल देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे जब तुम इसमें डालोगे तो भैया कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर लेगा ना ये। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लो तुम्हारे पहले जब इनर्ट गैस हम लोग नहीं डाले थे तब नंबर ऑफ n मोल्स थे पूरे कंटेनर में, जब हम लोग इनर्ट गैस को डाल दिए हैं तो कुछ जगह ये ऑक्यूपाई कर लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाएंगे ना। वही कंसेप्ट लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे तो रिएक्शन उधर की तरफ चला जाएगा जिधर हमारे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जिधर इंक्रीज होंगे रिएक्शन हमारा उधर की तरफ चला जाएगा। तो देखो इधर में 2 मोल है, प्रोडक्ट की तरफ है 2 मोल है, रिएक्टेंट की तरफ 1 मोल है। अगर इस पे हम कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को अगर ऐड करते हैं तो हमारा रिएक्शन इधर को टेंड कर जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ज्यादा है। फिर से समझ लीजिए, कंटेनर है, कंटेनर में कुछ भी नहीं है n नंबर ऑफ मोल्स है। जब तुम इनर्ट गैस को वहां पे डाल दोगे भैया कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के वजह से वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे क्योंकि कुछ जगह ये ऑक्यूपाई कर लिया होगा। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाना होगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही नहीं करता है। एक शरारती बच्चा है जो कि बात नहीं मानता है, हम इसे बोलते हैं आगे जाओ तो वो पीछे की तरफ चला जाता है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर हम मोल हमारा डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाना है। और भैया ये तो तभी बढ़ेगा जब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ मोल्स है। चलिए इसी के साथ हमारा ली चैटेरियस प्रिंसिपल खत्म होता है। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट देके, और अगर मैं बताऊं तो आप लोग वही रिएक्शन अमोनिया वाला जो रिएक्शन है उसी को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा क्योंकि वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं पेपर देता था पहले तो कई बार वो पूछ लेता था, कई बार यही पूछ लेता कि वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, या उसकी कंडीशन पूछ ली जाती है कि कौन से कंडीशन पे वो फेवर करता है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया था वो। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ली चैटेरियस प्रिंसिपल। एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके आप लोग एक टेबल बना के लिख लीजिएगा, कंसेप्ट को भूलिएगा मत बिल्कुल भी। चलिए आज हम लोग ली चैटेरियस प्रिंसिपल खत्म करते हैं और इक्विलिब्रियम का कुछ न्यूमेरिकल्स बचता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं आप लोगों को बफर सॉल्यूशन तक बताऊंगा। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम का डबल है, सब समझ लो। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डरिए मत। और अगर आपको पसंद आए मेरा प्रिंसिपल जो मैंने बताया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।